नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों ने आतंक मचा रखा है। डरी यूनुस सरकार घुटने टेक कर कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है। वहीं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कृष्णदास को अब 1 महीने तक जेल में ही रहना होगा और इसकी वजह यह है कि उनके वकील रमन रॉय पर कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया। अब पूरे बांग्लादेश में किसी भी वकील में हिम्मत नहीं है कि वो अदालत में चिन्मय प्रभु के हक में लड़ाई लड़ सके। तय तारीख पर कोर्ट में हिंदू पुजारी की पैरवी के लिए कोई वकील खड़ा नहीं हुआ और यूनुस सरकार की तरह तमाशबीन बनी अदालत ने केस की सुनवाई 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। अब इन्हीं रास्तों पर चलते हुए पाकिस्तान कंगाली भी इस तरह आपको बता दें कि कोई देश उसे पैसा उधार नहीं दे रहा है। अब बांग्लादेश भी भारत और हिंदू विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है और अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, चरमपंथियों का चरम। चिन्मय प्रभु के वकील पर हमला, रमन रॉय को किया अधमरा। न्याय बना मजाक, हिंदू संत के लिए कोई वकील नहीं तैयार। यूनुस सरकार डरी, बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादी हावी। अल्पसंख्यकों पर हमले जारी, पाकिस्तान वाली कहानी। भारत के खिलाफ नारेबाजी, बांग्लादेश चाहे अपनी बर्बादी। लोकतंत्र ने तोड़ा दम, इस्लामिक आतंकवाद का फिर उद्गम। छात्र बन रहे हथियार, बांग्लादेश के वर्तमान भविष्य से खिलवाड़। तो बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जा रहा है क्योंकि इस देश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। वही बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार यानी कि कपड़े के कारोबार के लिए कच्चा माल भारत से ही हासिल करता है। खाने पीने से लेकर विकास के आधुनिक निर्माण में भारत ही पड़ोसी देश का सबसे बड़ा मददगार और निर्यातक है। बावजूद इसके इस्लामिक जिहादियों की चपेट में आई मोहम्मद यूनुस सरकार अपने देश में हिंदू विरोधी हमलों को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही ढाका की सड़कों पर खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और अगर भारत की तरफ से इस तरह का जवाब अपना लिया जाए तो चंद दिनों के अंदर बांग्लादेश में आम से लेकर खास तक लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा और बांग्लादेश पिछड़ेपन के ऐसे अंधकार में खो जाएगा जिसका कभी सूर्योदय नहीं होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर जानलेवा हमला कर दिया गया। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूर हमला हुआ है। वे आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एकमात्र गलती ये थी कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय प्रभु का बचाव किया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को पिछले महीने रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। कानूनी मदद न मिलने की वजह से चिन्मय दास की सुनवाई आगे बढ़ाई गई है। दरअसल चिन्मय दास की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
बांग्लादेश में खुलना में छात्रों और अन्य कट्टरपंथी संगठनों ने भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि उच्चायोग के सामने अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। नियमित जांच के लिए चौकियां भी बनाई गई हैं। बांग्लादेश के ढाका हाई कोर्ट में सभी भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय चैनलों पर भड़काऊ खबरें प्रसारित हो रही हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के अनुयायियों में दहशत बनी हुई है। हमलों की आशंका के चलते इस्कॉन ने ढाका को छोड़कर चटगांव, कुश्तिया, खुलना और मयानमीन सिंह शहरों में मंदिरों के बाहर अपने सभी कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। इस्कॉन के अनुयायियों के मुताबिक मंदिर में पूजा अर्चना जारी है, लेकिन इस्कॉन के अनुयायी और संतों ने भगवा कपड़ों में मंदिर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। वे अब सादे कपड़ों में ही बाहर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि भगवा कपड़ों में देखकर उन्हें तरह तरह की टिप्पणियों और हमलों का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में इस्कॉन के 75 से ज्यादा मंदिर हैं। उनके 60,000 फुल टाइम मेंबर हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा प्राइमरी मेंबर हैं। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में इस्लामी कट्टरपंथियों ने खूब उत्पात मचाया। जुमे की नमाज के बाद हिजबुत तहरीर, हिफाजते इस्लाम और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता चटगांव के हिंदू बहुल ठाकुरगांव, कोतवाली और टाइगर पास मोहल्ले में घुस गए। कट्टरपंथियों ने पहले इस्कॉन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद इस्लामिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की दुकानों और घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिंदुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। 3 बड़े मंदिरों में तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस तमाशा देखती रही। इसके बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो चटगांव में फौज को तैनात कर दिया गया। राजधानी ढाका में इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हिफाजते इस्लाम संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन के खिलाफ मार्च किया। इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्कॉन एक आतंकवादी हिंदू संगठन है, उस पर बैन लगना चाहिए और इस्कॉन के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देना चाहिए। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के 17 सदस्यों के बैंक खाते 30 दिनों तक फ्रीज कर दिए हैं। इनमें इस्कॉन के गिरफ्तार चिन्मय दास का भी बैंक खाता है। कोलकाता में इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा कि खाते फ्रीज होने से इस्कॉन के सदस्यों के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन हुए। इंडियन सेकुलर फ्रंट के वर्कर्स ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। इंडियन सेकुलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भी बंगाल में प्रदर्शन किया। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि इस्कॉन जैसे शांति प्रिय संगठन को आतंकवादी संगठन बताकर लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जायदाद लूटी जा रही है। लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने एक लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार ने हिंदुओं की स्थिति पर बांग्लादेश की सरकार से बात की है और हिंदुओं को पूरी सुरक्षा देने को कहा है। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी वहां की अंतरिम सरकार की है और सरकार को उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान में भारत सरकार से अपील की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए विश्व जनमत बनाना शुरू कर दे। होसबोले ने इस्कॉन के गिरफ्तार साधु चिन्मय दास को जेल से तुरंत रिहा करने की मांग की। ये बात सही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर भारत सरकार चिंतित है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक हुई, लेकिन मामला पड़ोसी मुल्क का है, इसलिए सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स का सहारा लिया जा सकता है। सिर्फ बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। समस्या ये है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है, उनसे डरती है। जिस तरह से हिंसा पर उतारू भीड़ ने शेख हसीना को हटाया, उसके बाद सब भीड़ से डरते हैं। अब सरकार पर नियंत्रण होने के बाद जमायते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम जैसे संगठन हिंसा पर उतारू हैं। उन्हें न पुलिस का डर है, न फौज का, न ही उन्हें बांग्लादेश की छवि की परवाह है। इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोकने में वक्त लगेगा। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं और इस बीच जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम का संगठन एक बार फिर से चर्चाओं में है।
अब खुफिया रिपोर्ट से यह पता चला है कि इस संगठन से जुड़े आतंकी हिंदुओं को अब निशाना बना रहे हैं। देखिए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। चिन्मय दास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चटगांव की कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। उनकी जमानत याचिका पर 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई भी वकील नहीं होने की वजह से 1 महीने के लिए टल गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सबसे बड़ी आवाज में से एक चिन्मय दास इस्कॉन से भी जुड़े रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जताई है, लेकिन इन सब के बीच अब एक और नया खतरा बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी नाम के आतंकी संगठन से जुड़े कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जेल के अंदर और बाहर हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी निशाना बना रहे हैं। हसीना सरकार गिरने के बाद जेलों में बंद 700 से ज्यादा कैदी भाग गए थे। इनमें से ज्यादातर जेएमबी के आतंकी थे। अब ये आतंकी बाहर आकर सड़कों पर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। जेल में भी सैकड़ों हजारों आतंकी हैं जो हिंदू कैदियों को निशाना बना सकते हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी पर भारत ने 2019 में बैन लगा दिया था। भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इसे आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल रखा है। साल 1998 में अब्दुल रहमान नाम के आतंकी ने इस संगठन को शुरू किया था। इस संगठन के बारे में 2001 में तब पता चला जब बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में इससे जुड़े बम और दस्तावेज बरामद हुए थे। इस दौरान 8 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2003 में सामने आया था कि इस आतंकी संगठन ने दिनाजपुर के छोटो गुरगोला इलाके में 7 बम धमाकों को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने फरवरी 2005 में जेएमबी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगले ही साल इस संगठन ने बांग्लादेश में 300 से ज्यादा जगहों पर 500 बम धमाके किए थे। बाकी आतंकी संगठनों की तरह ही जेएमबी का मकसद भी इस्लामिक शासन स्थापित करना है। ये संगठन लोकतंत्र का विरोध करता है। इसका मकसद बांग्लादेश को शरिया कानून के जरिए चलाना है। अगस्त 2005 में बांग्लादेश में कई जगह बम विस्फोट हुए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए जेएमबी ने खुद को अल्लाह का सिपाही बताया था। जेएमबी ने कहा था कि हम अल्लाह के सिपाही हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया है। अल्लाह के कानून को लागू करने के लिए हमने उसी तरह हथियार उठा लिए हैं जिस तरह पैगंबर, सहाबी और मुजाहिदीन सदियों से करते आए हैं। अब बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लागू करने का समय आ गया है। इंसानों के बनाए कानून का कोई भविष्य नहीं है। यह संगठन इस्लाम और शरिया को बढ़ावा देता है, महिलाओं के घर से बाहर निकलने का विरोध करता है, सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खिलाफत भी करता है। जेएमबी का कहना है कि उसका मकसद मुसलमानों को इस्लाम विरोधी ताकतों से मुक्त कराना है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला है। जेएमबी के पास 10,000 लड़ाके हैं। इनके अलावा 1 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी इससे जुड़े हुए हैं। इस संगठन ने लगभग 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को ट्रेन कर रखा है। इस आतंकी संगठन के कैडर में सभी तरह के लोग हैं। यूनिवर्सिटीज और मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर आम लोग तक इससे जुड़े हैं। इस संगठन में अलग अलग काम संभालने के लिए कई सारी विंग हैं। आर्म्ड ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग से विंग है। इसके इंटेलिजेंस विंग से जुड़े आतंकी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और एनजीओ से भी जुड़े हैं। जेएमबी को कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और लीबिया के कुछ लोगों से फंडिंग मिलती है। कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से भी पैसा मिलता है। 2015 में 2 अलग अलग मामलों में सामने आया था कि पाकिस्तान के अधिकारी जेएमबी को फंडिंग देने में सीधे तौर पर शामिल थे। वीजा अधिकारी मजहर खान को अप्रैल 2015 में जेएमबी के नेताओं के साथ बैठक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। मजहर खान ने माना था कि वो पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी संख्या में नकली भारतीय नोट भेजने में शामिल रहा था। इसी तरह पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात फरीना अरशद को बांग्लादेश सरकार ने निष्कासित कर दिया था। जेएमबी के एक नेता ने बताया था कि फरीना ने उसे 30,000 टका दिए थे। इसके अलावा यह भी पता चला है कि जेएमबी ने बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में कई झींगा फार्मों और कोल्ड स्टोरेज में निवेश कर रखा है। संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। इतना ही नहीं, संगठन से जुड़े आतंकी टोल भी इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और चीन के आतंकी संगठनों से जेएमबी को हथियार मिलते हैं। उसके पास ये हथियार जमीन और समुद्र के रास्ते आते हैं।
इस्कॉन ने बांग्लादेश में मौजूद संस्था से जुड़े पुजारियों से अब अपील की है कि वो सार्वजनिक तौर पर भगवा कपड़े न पहने, न ही तिलक लगाए। बांग्लादेश में आम हिंदू का जीना तक मुश्किल हो गया है। पड़ोसी देश में खुलकर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, लेकिन अगर भारत ने सिर्फ आलू, प्याज, दवा, पानी और कॉटन जैसी जरूरी छोटी चीजों की आपूर्ति रोक दी तो बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। वहीं अगर भारत से ज्यादा सख्त उठे तो बांग्लादेश की बर्बादी तय हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू और भारत विरोध के बीच अगर भारत ने बांग्लादेश में जरूरी आपूर्ति रोक दी तो इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बांग्लादेश में एक छोटा तबका भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इससे भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे। घोष के मुताबिक अगर भारत ने बांग्लादेश में आलू, प्याज, दवा, पानी और कॉटन जैसी जरूरी आपूर्ति रोक दी तो बांग्लादेश पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश से संबंध इसलिए नहीं तोड़े हैं क्योंकि दोनों देशों का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। अगर बांग्लादेश में इसी तरह से अत्याचार जारी रहा तो इससे बांग्लादेश की स्थिरता और पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। बांग्लादेश की जैसी भौगोलिक स्थिति है उसमें भारत के साथ उसके संबंध काफी अहम हो जाते हैं। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है। दरअसल बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश और भारत के बीच पानी की साझेदारी, सीमा से होने वाले कारोबार और शरणार्थियों के मुद्दे अहम रहे हैं। साझी भौगोलिक स्थिति के कारण दोनों देशों के साथ ये मुद्दे जुड़े रहेंगे। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कॉटन, अनाज, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भारत पर निर्भर है। कोविड महामारी से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम के देशों में बांग्लादेश से कपड़ों का निर्यात का था। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर भारत से बांग्लादेश का संबंध और बिगड़ता है और उसका निर्यात प्रभावित होगा, इसका असर जीडीपी पर पड़ेगा और फिर महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ेगी। बांग्लादेश के लिए भारत से संबंध खराब होने की कीमत चुकाना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश एशिया में सबसे ज्यादा निर्यात भारत में करता है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में 2 अरब डॉलर का निर्यात किया था। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का था और 2021 में बांग्लादेश में भारत का निर्यात 14 अरब डॉलर का था, जो कि 2022 में 13.8 अरब डॉलर था। 2023 में यह घटकर 11.3 अरब डॉलर हो गया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के पहले वाले दौर में अब भी नहीं आ पाई है। इसी बीच शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। भारत के साथ खराब होते संबंधों के कारण बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चे पर एक और चोट लग सकती है। भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की मदद की है। ये मदद भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर की है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स के निर्माण शामिल हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की की काफी तारीफ होती रही है। शेख हसीना के कार्यकाल 2009 से जुलाई 2024 के बीच बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी। जीडीपी का आकार 123 अरब डॉलर से बढ़कर 455 अरब डॉलर हो गया। 2009 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भी 841 डॉलर से बढ़कर 2024 में 2650 डॉलर हो गई। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश इससे चिंतित हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे इन जुल्मों सितम ने दुनिया भर के नेताओं को सोचने और आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिटेन की संसद भी इससे अछूती नहीं रही। अब ब्रिटेन की संसद में कई सांसदों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर खुलकर बांग्लादेश की निंदा की। वहीं इससे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में आवाज बुलंद कर चुके हैं। और अगर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने इसी तरह से अपने नेतृत्व में हिंदुओं का दमन जारी रखा तो हो सकता है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इसके अंजाम से बांग्लादेश कई दशकों तक उभर नहीं पाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।